नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कभी भी शुरू हो सकती है। हम अक्सर जो है अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलते होंगे या फिर आप भी खुद ऐसे लोगों में शुमार होंगे जो शिकायतें बहुत करते हैं, अपनी ज़िंदगी को लेकर नाखुश हैं या फिर बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने हौसलों से बहुत लंबी उड़ान भरते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं, अलकनंदा दास गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है अलकनंदा जी। थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब अर्ज, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तो अलकनंदा जी, क्योंकि मुझे तो आपकी स्टोरी पता ही है और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे भी नई, लेकिन कथक से कैंसर की जंग, ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? देखिए, कथक तो मैं पैदा ही हुई थी डांस करने के लिए और मुझे 4 साल की उम्र में पता था कि मुझे डांसर बनना है। सिर्फ ये एक ढूंढ रही थी कि कहाँ जाना पड़ेगा, स्पेशली मेरे पेरेंट्स। और वैसे ही मैं पहुंची थी एक बार 4 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज जी के शो पे, और मैंने अपनी मदर को बोला मुझे ये डांस करना है, मुझे ये सीखना है। जबकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं गाना गाऊं, बिकॉज माय फादर गौतम दास गुप्ता जी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। पर मैं रो धो के आ जाती थी कि नहीं, मुझे डांस सीखना है। ये शायद आपकी प्रीवियस बर्थ की बात होती है कि शायद वहाँ पे कुछ सपना अधूरा रह गया हो जो मैं इस ज़िंदगी में करना चाहती थी। वैसे मैं फिर कथक केंद्र में पहुँची महाराज जी के एडवाइस से, जो मेरी मदर ने जाके उनको पूछा कि भैया हमारे घर में तो ये पहली डांसर बनना चाहती है, तो कहाँ ले जाऊँ। तो वैसे मैं कथक केंद्र पहुँची। कथक मेरी ज़िंदगी में 45 साल से जुड़ा हुआ है। कैंसर मुझे लास्ट ईयर पता चला कि ओहो मुझे कैंसर भी है, पर मुझे लगता है कि कैंसर के आगे भी जिंदगी है। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप डॉक्टर के पास जाइए, अपनी पूरी चेकअप करवाइए, एंड एक हिम्मत रखनी होती है। तो कथक और कैंसर, हाँ दोनों के हैं, पर का किरण नहीं है। तो डरने की कोई बात नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप हिम्मत से आगे बढ़ते अच्छा, रहें। कैंसर अपने आप में ऐसा शब्द है, इतना खौफनाक लगता है। जब आपको पहली बार पता चला तो क्या फीलिंग थी आपके अंदर, और आपने जब अपनी फैमिली को बताया होगा तो क्या फीलिंग थी उनकी? देखिए, जब मुझे पता चला पहली बार कि जो मेरा लंप है ओवरी में था और लेज़र ऑपरेशन हो चुका था, तो मेरी फ्रेंड जो है गौरी दिवाकर, उन्होंने बताया कि खुद रो रही थी, मैं रोई नहीं हूँ, कहा कि दीदी कैंसर है। तो मैंने कहा ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे डर कम लगता है। पेरेंट्स को पता चला तो ऑब्वियसली वो थोड़ा डर गए, और दे स्टार्टेड प्रेइंग, जो हम लोग की वो होती है हमारे लाइफ में कि दुआओं में बहुत दम है, प्रेयर्स में बहुत दम है। तो दे स्टार्टेड प्रेइंग और मेरा इलाज शुरू हुआ। गौरी दिवाकर मुझे डॉक्टर जुल्का के पास लेके गई, पूरा एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद पता चला कि ओपन कट सर्जरी होगा। थोड़ा सा तो एक होता है कि अच्छा ओपन कट सर्जरी, पर मेरे 2 शोज़ बाकी थे। आई थिंक मुझे डांस ने बहुत हिम्मत दी कि 2 शोज़ पहले कर लूँ, उसके बाद ओपन कट सर्जरी में जाऊँगी, विच वॉज माई सेकेंड सर्जरी। तो डॉक्टर काफ़ी खफा हो गए कि क्या बात है, 15 दिन तुम डिले करना चाहते हैं, एंड यू हैव कैंसर। ऐसे 15 दिन में मैं मर नहीं जाऊँगी, मुझे नाचने दो। एंड 7 अगस्त को मेरा एक शो था, एंड देन 14 अगस्त को एक शो था जो कि मैं एज अ स्टेट आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की तरफ से कर रही थी। तो मेरी ये कमिटमेंट थी, ये मेरी ज़िंदगी की कमिटमेंट है, ये मेरी डांस की कमिटमेंट है, ये मेरी लाइफ की कमिटमेंट है। तो मैं अपने बातों से मुंह नहीं फेरती। तो मुझे था कि मैं पहले ये शोज़ कर लूँ। तो डॉक्टर बहुत ही ना खुश थे, पर उनको लगा कि ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, इसको पहले ये करने देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप कर लीजिए अपने शोज़, और उसके बाद इमीडिएटली आप आइए और फिर हम ऑपरेट करेंगे। तो डर तो नहीं लगा, पर दर्द ज़रूर बहुत हुआ। और मैंने सुना कि आपने सर्जरी करवाई, उसके बाद भी आप कथक कर रही थी। बिल्कुल, मैं सर्जरी के 12वें दिन 36 स्टिचेस थी और 36 स्टेपल्स थे।
और मुझे इनवाइट किया गया था ऋचा अनुरुद्ध जी के घर पे गणपति पूजा के लिए। और वहाँ पे जस्सी जी गाने लगे, छाप तिलक सब छीन ऋत से नैना मिला। जो भी ये सूफी सुने, और मैं बहुत उस दिन सरेंडर्ड थी पूजा में, और जैसे ही मैंने ये सूफी सुनी तो मुझे लगा कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं नाचने लगी। मैं पूरा बेड लगाए हुए थी कि स्टिचेस कहीं से खुले नहीं, 12 दिन थे, अभी भी कच्चे थे, पर एक जुनूनियत होती है और एक शायद ऊपर वाले की मेहर होती है जो ऐसे नाच रही थी। और काफ़ी 10-15 मिनट नाची थी, और जैसे चक्कर लेते हम कथक में, घूमी जा रही हूँ। और सूफी में आप जानते हैं कि बहुत सारे स्पिन्स होते हैं, और शायद मैं कहीं गुम हो गई थी। फिर ऋचा जी ने आके ऐसे ही जकड़ लिया कि मैम बस मुझे डर लग रहा है। तो ये था। फिर उसके बाद स्टिचेस खुली 15-16 दिन बाद, और उसके बाद शुरू हो गया हमारे वोटर अवेयरनेस की कैंपेन। 12 परफॉर्मेंसेस मैंने स्कूल्स में किए हैं, कॉलेजेस में किए हैं, एंड 3 परफॉर्मेंसेस मैंने अलग से किए। 15 परफॉर्मेंसेस मैंने किए ड्यूरिंग माय कीमोथेरेपी। 6 कीमोथेरेपी हुई है मेरी ऑपरेशन के बाद, और इन कीमोथेरेपी के बीच में मैंने 15 शोज किए हैं। आप कह रही हैं कि ये जुनून था एक। यस। कुछ लोग इसे, आम लोग आम भाषा में आम तौर पर सब कहते हैं ये पागलपन है एक तरह का। तो ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आए होंगे कि आप क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इतना जुनून किस चीज़ के लिए? कथक के लिए? आपकी हेल्थ क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? आपके मन में क्या चल रहा था? ऐसे लोगों को आपने क्या जवाब दिया? देखिए, लोग तो आपको बहुत तरह के मिलेंगे, जो आपको पुल डाउन भी करेंगे, जो आपको डिप्रेशन में भी लाने की कोशिश करेंगे, पर कुछ लोग आपका साथ भी देते। पर मेरे को था ये मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी कैसे जीनी है वो मुझे तय करना है। लोग तय नहीं करेंगे कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊंगी। और मैं ये मानती हूँ कि डांस में और संगीत में इतनी शक्ति है कि वो आपको क्योर कर सकते हैं। और ये तो मेडिकली साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि म्यूजिक एंड डांस कैन क्योर यू। एंड आपके आधी मेडिसिन आपकी दिमाग में होती है, मेंटल पावर में होती है। जितनी मेंटल पावर आप रखेंगे उतने हार्मोन्स आपके सिक्रीट होंगे और आपको पावर देंगे। तो मुझे दुनिया से सुन के क्यों जीना पड़ेगा? Why should I listen to people? ये मेरी जिंदगी, जो भी होगा मेरे साथ होगा। और कहीं पे मेरे बच्चों को भी, मेरे दोनों बेटों को भी मेरे पे पूरा भरोसा था, मेरे फ्रेंड्स को भी पूरा भरोसा था, मेरे स्टूडेंट्स को भी पूरा भरोसा था, मेरे माँ बाप को बहुत पूरा भरोसा था मेरे पे। सब दुआएं कर रहे थे। कितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की हैं, बहुत, जिनको मैं नहीं जानती उन्होंने भी मेरे लिए दुआएं की हैं। तो मेरी जिंदगी मैं अपने तरीके से जीऊंगी और खुश हूँ। और कहते हैं कि जो थोड़े पागल होते वो खुश रहते, पागल को कभी आप दुखी नहीं देखेंगे। तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी, मैं ये कहती भी और लिखती भी हूँ कि जिंदगी में थोड़ी सी पागलपंती ज़रूरी है। आपने पागलपंती दिखाई और आप मतलब आपने कैंसर को भी हरा दिया। सो ये इंस्पिरेशन जो है वो कहाँ से मिलती है? जैसे लोग कहते हैं कि हम भगवान में बहुत तल्लीन हो जाते हैं, दैट्स वाई कि हम कुछ बड़ा कर पाते हैं या फिर कुछ जुनून भरा कर पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके लिए वो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी जिसने आपकी हिम्मत बनाए रखी और आपने जो है वो हौसलों की उड़ान भरी है? एक तो सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, और जिस भी आप ईश्वर को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उन पे विश्वास होना चाहिए। हम लोग एक इंडियन सोसाइटी में स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो मुझे अपने स्पिरिचुअल गुरु पे बहुत विश्वास है। और मुझे विश्वास है कि मेरी ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और इतनी जल्दी तो मैं इस दुनिया से इतनी जल्दी, हाँ बाबू बादशाह, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मैं इस जिंदगी से मुझे छुटकारा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज का दिन मिला है, मैं कल का सोच के क्यों रहूं कि अरे कल मुझे कुछ हो जाएगा या परसों मुझे कुछ हो जाएगा, आगे पता नहीं फ्यूचर क्या है। लोग यही प्रॉब्लम करते हैं कि वो आज को ना जी के कल की सोचते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं हर पल जीऊं, हर दिन जीऊं। ये सोच के नहीं सोचो ओ कल मुझे ये हो सकता है, या कल मैं हॉस्पिटल पहुंच सकती हूँ, या कल कुछ भी कल हो ना हो। पर कल होना हो तो आज तो हो,
तो आज को एंजॉय कर लेकिन लो। जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए कहना आसान होता है, जो लोग फैमिली, क्योंकि आपकी भी एक फैमिली है जी। आपके नज़दीकी लोग हैं, उनको देखकर आपको नहीं लगा कि उनके चेहरे पर मायूसी है, और मतलब जिस जंग को आप लड़ रही हैं उसमें आप कमज़ोर हुई हो उन आंसुओं को देखकर, या फिर हिम्मत मिली उनसे? क्या हुआ आपके नहीं, साथ? मुझे हिम्मत भी मिली और मैंने उनके आंसू भी देखे। थोड़ा उनके लिए भी दुख हुआ। फिर मैं ये भी सोचती थी कि यार मुझे क्यों कैंसर हुआ, मैंने तो कुछ खराब किया नहीं, मैंने किसी का बुरा किया नहीं। और मैंने ये सवाल भी पूछा गणपति उत्सव में जब मैं गई, तो मैं बार बार पूछ रही कि मुझे क्यों। तो मुझे एक जवाब मिलता है, हम सबको एक हमारी अंदर एक अंतरात्मा होती है, और जवाब मिला मैं नहीं तो कौन, और मैं नहीं तो कोई और क्यों। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को होती, नो, मेरे बेटों को होती, नो, मेरे फ्रेंड्स को होती, नो, मेरे स्टूडेंट्स को होती, नो, दुनिया में किसी और को होती, नो। तो शायद भगवान ने मेरे को एक जरिया बनाया कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम इसको झेल सको। और आज मुझे लगता है कि मैं इतनी जगह बात कर रही हूँ क्योंकि लोग पहले कैंसर सुन के डर जाते। डरने की कोई बात नहीं है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको अपना इलाज करवाना पड़ेगा, डॉक्टर का सुनना पड़ेगा, और हर पल आपको ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। जब आपको कैंसर हुआ उसके बाद अब क्या स्थिति है? कैंसर पूरी तरीके से सही है, डॉक्टर क्या कहते हैं? जी, कैंसर पूरी तरीके से सही है, पर अभी भी हर 3 महीने में मुझे टेस्ट करवाना है, सिटी स्कैन होगा, ताकि वो देखते रहें कि ये वापस ना आए। मुझे एक रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं, मेडिकेशंस क्या है, मेरी स्टैमिना डाउन नहीं होनी चाहिए, और एक प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए, आपका खान पान सही हो। और मुझे लगता है जो मेडिसिन असली चीज़ है वो है आपकी जिंदा दिली। और मैंने अपने डांस को अपना मेडिसिन मान लिया, क्योंकि डांस से आपको वो ऊर्जा मिलती है, वो शक्ति मिलती है, और एक कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स बिकम हैप्पियर। सो मुझे लगता है जब आप खुश रहते हैं तो आपकी उम्र ऐसी ही लंबी हो जाती है। क्योंकि कैंसर की जो दवाएं चलती हैं उससे बाल वगैरह काफ़ी बिल्कुल। झड़ने लगते हैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा, आप ही का आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें आपने बताया कि आपने अपने बेटे से पूछा कि क्या मैं बाल हटवा दूं, तो क्या वो उस टाइम पर क्या बातचीत हुई थी? जी, मैं पहला कीमोथेरेपी था और मुझे पता था कि मेरे बाल गिरने वाले हैं। डॉक्टर्स ने काफ़ी मेरे को बता दिया था कि क्या क्या इसकी रेपरकशंस होंगी। तो मैं हरिद्वार में थी, मैं अपने छोटे बेटे के साथ, त्र्यंबक के साथ, और तीसरे वाले दिन मैंने जैसे ही कोम किया तो बहुत सारा बाल हाथ में आ गया, और मुझे समझ में आ गया कि ये टाइम आ चुका है जबकि बाल गिरने वाले हैं। और मैं नहीं चाहती थी कि रोज़ मैं उस दौर से गुजरूं जहाँ पे मैं अपने बालों को गिरते हुए देखूं और फिर मैं अपना घर गंदा देखूं। तो मैंने अपने बेटे को पूछा कि आदू, if I shave off my hair, do you mind? तो कहता no mama, you can go and shave it off. So that is also the power. मतलब वो भी आपकी शक्ति, आपके बच्चे आपकी ताकत बन जाते हैं। और वैसे ही मैं फिर गंगा घाट गई और मैंने कहा निकालो सारे बाल, और मैंने लाइव किया, लिटरली पूरी दुनिया के सामने मैंने लाइव किया कि ओके मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। क्योंकि हमारे समाज में ना एक टाइप कास्ट होता है कि आपके बाल लंबे हो तो आप सुंदर हैं, आपकी आंखें ऐसी हो तो सुंदर है, आप पतले हो तो। मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ। अगर आपका दिल सुंदर हो तो आप सुंदर हैं, और दुनिया कुछ भी सोचे, मुझे लगता है जो ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। तो मुझे लगता है जो खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता है, इंसान को देखना चाहता है, उसको दिख जाती है। आप सरकारी कैंपेन से भी जुड़ी हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन से कैंपेन से आप जुड़ी हुई हैं, और मतलब सरकार को तो आप आगे बढ़ा ही रही हैं, मतलब उनके कैंपेन को आगे बढ़ा ही रही हैं, गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलती है आपको? मैं स्टेट आइकन इलेक्शन कमीशन नई दिल्ली की हूँ, और मुझे ये बहुत गर्व है कि मैं कुछ अपने देश के लिए कर पा रही हूँ। जैसे मैं सबको कहती हूँ और मोटिवेट करती हूँ कि प्लीज़ वोट कीजिए, क्योंकि सरकार आपकी है, जिसको आप चुनेंगे वही उस सीट पे बैठेगा और आपको वो शक्ति देगा, पावर देगा। और मैं MCD की ब्रांड एम्बेसडर हूँ स्वच्छ भारत अभियान की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना घर साफ रखें, आप अपनी गली साफ रखें, आप अपना देश साफ रखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, कहते हैं ओ वाओ सो ब्यूटीफुल सो क्लीन।
तो ये जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की कि वो अपने देश को, अपनी गलियों को, अपनी शहर को साफ रखे। सरकार से हिम्मत ये मिलती है, सहूलियत ये मिलती है कि आप एक पोजीशन में जाके आप पब्लिक के क्लोज हो जाते हैं। जब मैंने ये 15 शोज किए स्टेट आइकन एज इलेक्शन कमीशन के लिए, तो एक मैं पब्लिक से क्लोज हो पाई, एक जो नोबल आइडिया है ऑफ वोटिंग उसको मैं आगे ले जा सकी, एंड प्लस डांस को मैं आगे लेके जा सकी जो कि हमारी संस्कृति है, एंड थर्ड ये लोगों तक पहुंचा पाई कि कैंसर के आगे भी जिंदगी है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग कैंसर होने से भी, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक सोशल मीडियाज पे कि आप जो जिंदगी जी रहे हो वो हम क्यों नहीं जी पा रहे। हमें भी कैंसर हुआ था, हम भी कीमोथेरेपी के थ्रू गए हैं, पर हम घर में बंद हो गए, हम कमरे में बंद हो गए। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि हर दिन जिंदगी है, आप हर रोज आपको जीने का मौका मिलता है, आप मरते सिर्फ एक बार हो, तो हर रोज को जिंदगी को देखो। ये जिंदा दिली जो है हर किसी इंसान के अंदर आए, हम ये उम्मीद करते हैं और कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो अपने आप को आगे भी बढ़ाना है और इंस्पिरेशन भी लेनी है। अलकनंदा जी आप आई, अपना इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया और हैट्स ऑफ है जो आपने हिम्मत दिखाई है, जो हौसला दिखाया है, और लाखों लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हर रोज़ जिए, और स्पेशली फॉर द लेडीज़ प्लीज़ अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए। अगर आपको कोई भी बॉडी चेंजेस लगता है, प्लीज़ गो टू द डॉक्टर एंड स्माइल एवरी डे। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।